प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो आज मेरे भाई बहन लोग इंटरनेट नहीं चल रहा था, इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया गया। ठीक है, इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, इंटरनेट नहीं चल रहा था, 2-3 बार प्रयास किए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो कक्षा 12 ठीक है 12th क्लास के लिए है मेरे भाई लोग, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025। ठीक है, 12th क्लास का क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए मेरे भाई लोग। तो आज हम लोग VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यही सब आपका परीक्षा में मेरे भाई लोग एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसका PDF भी आप लोग को बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। इसे आप लोग 100% कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी 2025 एग्जाम के लिए है। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है मानव प्रजनन। तो मानव प्रजनन का हम लोग VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2025 एग्जाम के लिए करने वाले हैं। तो आज का सुविचार क्या है? आज का सुविचार मेरे भाई बहन लोग तो ध्यान से समझिएगा। हर नई शुरुआत को हर नई शुरुआत जो है इंसान को डराती है। हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, पर याद रखना ये कामयाबी थोड़ी मुश्किल के बाद ही आती है, या सफलता मुश्किल के बाद ही आती है। इस प्रकार से भी हो सकता है मेरे भाई बहन लोग कि हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किल के बाद ही नजर आती है। ठीक है, इसलिए मेरे भाई बहन लोग शुरुआत में हम लोग को कोई का भी डर लगता है। ठीक है, तो शुरुआत आप करते रहिएगा, उसमें आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, वो कामयाबी जो है मिलता है मेरे भाई बहन लोग थोड़ा मुश्किल के बाद मिलता है। नहीं कि आप तुरंत पढ़ें तुरंत आपको सफलता मिल जाएगा, नहीं। हम लोग 12th की भी तैयारी करते हैं, तो 11th हो गया 12 साल, मतलब 12 माह का तैयारी करते हैं, 1 साल का मेरे भाई लोग, तब हम लोग का परिणाम आता है। ठीक है, हाँ इस प्रकार से आता है, तो तुरंत नहीं ना आ जाता है 1-2 दिन में, नहीं। ठीक है, तो आज का सुविचार यही था, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और शुरुआत में तो डर लगता ही है, लेकिन हम लोग को डरना नहीं चाहिए। आप शुरू करिए। ठीक है, कोई भी काम शुरू करिए। शुरुआत में कोई भी काम डराता है कि हमसे नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, नहीं, कोई भी काम मनुष्य से बड़ा नहीं है मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, हाँ, असंभव कुछ नहीं है। असंभव को संभव में बदलना ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य काम है। ठीक है, तो हाँ, असंभव को संभव में बदलना सीखे मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, तब आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेरे भाई बहन लोग आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न में अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवा रहे हैं। कौन सा प्रश्न? तो अति लघु। ठीक है, उसके बाद लघु बताएंगे, फिर दीर्घ बता देंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर प्रश्न है, उस अंग का नाम लिखिए जो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। उस अंग का नाम लिखिए जो टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई लोग टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा मेरे भाई लोग, वृषण से स्रावित करता है। टेस्टोस्टेरोन वृषण से क्या करता है? स्रावित करता है। तो पहला नंबर प्रश्न का है उत्तर हो गया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि छोटा रहता है, जानते हैं आप लोग। दूसरा नंबर प्रश्न मेरे भाई बहन लोग, टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन क्या है मेरे भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन नर लिंग हार्मोन जो सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में प्रेरित करता है। सब क्या है? लैंगिक लक्षणों में क्या करता है मेरे भाई बहन लोग? विकास को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का यह उत्तर हो गया कौन? तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या करता है मेरे भाई बहन लोग? तो ये जो है नर लिंग हार्मोन जो सहायक जनन ग्रंथि तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करता है? विकास को प्रेरित करता है। तो यह था दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न समझिए, उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ठीक है,
कह रहा है उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, पोषण देता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्राणुओं को पोषण सर्टोली कोशिकाएं प्रदान करती है। क्या? तो सर्टोली कोशिकाएं, इसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव में चर्चा किए थे। ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं के बारे में। ठीक है, हाँ। तो अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। एक प्राणी कोशिका 46 गुणसूत्र है। ठीक है, एक प्राणी मतलब 46 गुणसूत्र है। उसके शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होंगे? उसके शुक्राणु में मेरे भाई बहनों, इसका उत्तर हो जाएगा उसके शुक्राणु में कितना होगा? तो 23 गुणसूत्र होंगे, 23 जोड़ा यानी कि 46। जानते हैं आप लोग। ठीक है, हाँ। पांचवा नंबर प्रश्न है, एक प्राथमिक स्पोमोटोसाइट, ठीक है, स्पोमोटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? एक प्राथमिक स्पोमोटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। कितने शुक्राणु बनते हैं? तो याद रखिएगा 4। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कितने बनते हैं, तो 4, इसको याद रख रखिएगा। छठा नंबर प्रश्न है, नर व मादा युग्मकों को क्या कहते हैं? नर व मादा युग्मकों को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक में शुक्राणु पाया जाता है, मादा युग्मक में अंडाणु पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। सातवां नंबर है, नर व मादा युग्मकों के समेकन को क्या कहते हैं? ठीक है, कह रहा है नर व मादा युग्मकों के समेकन को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा नर व मादा युग्मकों के समेकन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। याद रखिएगा क्या? तो निषेचन। आठवां नंबर प्रश्न है, शुक्राणु के शीर्ष में क्या होता है? शुक्राणु के शीर्ष में मेरे भाई बहनों क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा शुक्राणु के शीर्ष में एक क्रोमोसोम व केंद्रक होता है। शुक्राणु के क्या कह रहा है? शीर्ष में। ठीक है, क्या होता है? तो एक क्रोमोसोम व केंद्रक होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां नंबर, स्त्री के जनन पथ के उस भाग को क्या कहेंगे जहां भ्रूण का पोषण होता है? पथ यानी कि रास्ता। ठीक है, स्त्री के जनन पथ के उस भाग को क्या कहेंगे जहां भ्रूण का पोषण होता है? तो उत्तर हो जाएगा स्त्री के जनन पथ के उस भाग को जहां भ्रूण पोषण होता है उसे क्या कहेंगे? तो गर्भाशय कहेंगे। उसे मेरे भाई बहन लोग गर्भाशय कहते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर, स्त्रियों में योनि द्वारा पर स्थित झिल्ली को क्या कहेंगे? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा स्त्रियों में योनि द्वार पर स्थित झिल्ली को हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हाइमन कहते हैं। साफा शब्द में मेरे भाई लोग कहा जाए स्त्री में योनि पर झिल्ली जो लगा रहता है उसको क्या कहते हैं मेरे भाई लोग? तो हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हाइमन कहते हैं। उस झिल्ली को क्या नाम है? तो हाइमन कहते हैं। याद रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न हो गया। अब आगे है 11वां नंबर प्रश्न, मनुष्य में शुक्राणु कहाँ पर संचित रहते हैं? मनुष्य में जो है शुक्राणु कहाँ पर संचित रहते हैं? तो मनुष्य में शुक्राणु अधिवृषण पर संचित रहते हैं। कहाँ? तो अधिवृषण पर क्या रहते हैं? संचित रहते हैं। याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का नर प्राथमिक जनन अंग क्या है? मनुष्य का नर प्राथमिक जनन अंग क्या है? तो उत्तर हो जाएगा नर प्राथमिक जनन अंग मेरे भाई बहन लोग वृषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वृषण हो जाएगा। याद रखिएगा। ये सब इसमें से अति लघु उत्तरीय प्रश्न मेरे भाई, तो ऑब्जेक्टिव में भी इसमें से शामिल हो सकता है प्रश्न। ठीक है, हाँ, ध्यान दे दीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, लैंगिक जनन की इकाइयों के नाम लिखें। लैंगिक जनन की इकाइयों के नाम लिखिए। लैंगिक जनन की इकाई नर में शुक्राणु तथा मादा में क्या होगा? वही जस्ट बताएं, नर में शुक्राणु, मादा में अंडाणु होता है। 14 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट आप लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है, सर्टोली की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो सर्टोली की कोशिकाएं वृषण में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। कहाँ? तो वृषण में। तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग का मेरे भाई बहन लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि छोटा होता है मेरे भाई लोग। अति लघु मतलब छोटा और लघु मतलब अति लघु से हल्का बड़ा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो अति लघु में ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मेरे भाई लोग ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा नहीं रहता। ठीक है, लघु में थोड़ा सा रहता है और लघु से ज़्यादा दीर्घ रहता है। दीर्घ मतलब होता है ऐसा ही बड़ा होता है। ठीक है,
तो 14 गो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं। इसमें से भी प्रश्न आप लोग का पूछा जाता है तो हम आप लोग के करवा देंगे, ठीक है। हाँ, एक आध वो देखे होंगे कि 1-2 लाइन वाला प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया जाता है, हाँ तो इसलिए हम करवा देंगे। अब आगे हम लोग शुरुआत करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कितने कौन सा प्रश्न? तो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। एक होता है अति लघु, दूसरा लघु और तीसरा मतलब दीर्घ होता है, ठीक है। पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो लघु उत्तरीय में पहला नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। निषेचन क्या है मेरे भाई लोग? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हाँ, निषेचन क्या है? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया मेरे भाई लोग, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको उत्तर बताइए आप लोग। उत्तर नहीं पता तो ध्यान से समझिएगा, हम बता रहे हैं। उत्तर हो जाएगा निषेचन मादा के फैलोपियन नाली में होता है। निषेचन जो है मादा के फैलोपियन नालिका में होता है। कहाँ होता है? तो फैलोपियन नालिका में होता है। निषेचन की प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। नर और मादा युग्मक क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया में दोनों मिलते हैं और युग्मानज का निर्माण करते हैं। दोनों मिलकर के क्या करते हैं? तो युग्मानज का निर्माण करते हैं। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी नाली के तुम्बिका क्षेत्र में होता है, ठीक है। तुम्बिका क्षेत्र में होता है। निषेचन की क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, ठीक है। निषेचन की क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है? मिलन होता है, दोनों मिलते हैं, ठीक है। निषेचन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? तो निषेचन मेरे भाई बहन लोग 2 प्रकार के होते हैं। पहला अंतः निषेचन जो अंदर हो गया, और दूसरा बाह्य निषेचन यानी कि जो बाहर में होता है उसे कहते हैं। तो अंतः निषेचन जान लीजिए और बाह्य निषेचन मेरे भाई बहन लोग जान लीजिए। अंतः निषेचन, यह निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। अंतः अभी बताए, जस्ट बताएं कि अंदर अर्थी अंतः मतलब अंदर होता है, ठीक है। और वह मतलब बाहर होता है। तो जैसे मानव, ठीक है, मनुष्य के अंदर होता है मेरे भाई लोग, बिल्ली कुत्ता ऐसा आदि का होता है। और दूसरा में होगा बाह्य निषेचन, जो यह निषेचन मादा के शरीर का बाहर होता है, ठीक है। जैसे कि मेढक में हो गया, मछली में हो गया, ऐसे मेरे भाई लोग क्या होता है? बाहर होता है। किधर होता है? तो बाहर होता है निषेचन की प्रक्रिया। मनुष्य में तो अंदर होता है, तो मनुष्य क्या है? मानव मेरे भाई लोग होता हो जाएगा अंतः निषेचन, जो कि अंदर की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। और जबकि मेढक में मछली में सम क्या होता है? तो बाह्य निषेचन होता है। आप लोग याद रखिएगा, पूछ दिया जाएगा ये भी प्रश्न कि बाह्य निषेचन इनमें से कौन है, ठीक है। बाह्य निषेचन इनमें से कौन है, लिखा रहेगा मानव, बिल्ली, कुत्ता, मेढक, ठीक है। तो कोई किसमें मानेगा? आपको पता रहेगा ठीक ठाक ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मेढक हो जाएगा मेरे भाई बहन। तो ये था पहला नंबर प्रश्न मेरे भाई बहन लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का। और आगे चलिए, और आगे भी प्रश्न है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, मानव वृषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक बात और मेरे भाई बहन लोग, पहला मानव अंडाणु का चित्र बनाने के लिए कहेगा, योनि का चित्र बनाने का कहेगा अंडाणु का, ठीक है। और योनि का, ये सब का चित्र आप लोग के बनाने के लिए कहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चित्र इसमें शामिल नहीं किए मेरे भाई लोग, क्योंकि नहीं बना हुआ था, याद रखिएगा, वो पूछा जाता है प्रश्न, पहले ही बता दे रहे हैं। योनि का चित्र भी पूछा जाएगा, ठीक है। और नर जनन तंत्र का और मादा जनन तंत्र का दोनों के चित्र आप लोग सीख लीजिएगा याद करके। मानव वृषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। संक्षिप्त मतलब होता है छोटा, उसके बारे में कुछ बताइए जानकारी। उत्तर हो जाएगा वृषण नर का मुख्य जनन अंग होता है। वृषण नर का वृषण जो है मेरे भाई लोग नर का मुख्य जनन अंग होता है। वृषण एक जोड़ी पाई जाती है और यह थालीनुमा संरचना में भरे होते हैं, ठीक है। एक जोड़ी पाई जाती है, वो कैसे रहते हैं? तो थालीनुमा संरचना में भरे होते हैं, जिसको भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश कहते हैं, भ्रूण कोश या भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है। वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण से शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। क्या? तापमान, जी तापमान टेम्परेचर बताया जा रहा है मेरे भाई लोग, जिससे शुक्राणु का निर्माण हो सके, जिससे शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण हो सके। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। कितना होते हैं? तो 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? तो वृषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 शुक्रजनक नालिकाएं होती है, ठीक है। शुक्रजनक नालिकाएं होती है जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, जो क्या करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं मेरे भाई बहन। इसमें और आगे है, प्रत्येक
शुक्रजनक नालिका का भीतरी भाग दो प्रकार की कोशिकाओं से आश्रित रहता है, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है और सर्तुली कोशिकाएं जो जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। तो ये था आप लोग का दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर मेरे भाई बहन लोग, कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है यानी कि तीसरा नंबर, मासिक चक्र क्या है। मासिक चक्र के बारे में बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। मासिक चक्र स्तनधारियों के मादाओं में मिलते हैं, ठीक है, मादाओं में मिलते हैं मेरे भाई बहन लोग। मासिक चक्र लगभग 28 से 29 दिन का होता है। मासिक चक्र जो होता है 28 से 29 दिन का होता है। आगे है, मादा से मासिक चक्र यौनारंभ प्रारंभ होने पर शुरू होता है। यौनारंभ प्रारंभ माने शुरू हो जाएगा, यौनारंभ जो है शुरू हो जाएगा तभी होने लगता है। मासिक चक्र 12 से 13 वर्ष के आयु काल के प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। जब 12 से 13 वर्ष होता है मेरे भाई बहन लोग, 12 से 13 वर्ष किसी गर्ल्स का होता है टाइम, तो मासिक चक्र मेरे भाई बहन लोग होने लगता है, जिसे राजोदर्शन कहते हैं, ठीक है। राजोदर्शन राजोधर्म इसी को कहा जाता है, कहते हैं। तथा मासिक चक्र 40 से 45 वर्ष में बंद होता है। कब होता है लीड्स में बंद, तो 40 से 45 उसका उम्र होगा ना तब होता है। कहीं कहीं 50 भी दिया हुआ रहेगा, याद रखिएगा, नाम समय बताया जाता है 50 तक मैंने पहुंचेगा तो बंद हो जाएगा मासिक चक्र, जिसे रोजनी वृत्ति कहते हैं, ठीक है। रोजनी वृत्ति कहते हैं। निषेचन न होने की दशा में गर्भाशय के दीवार तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। क्या होता है चक्रीय, क्या होता है परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। इस चक्रों को मासिक चक्र कहते हैं। यही चक्रों को क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। यह लगभग 28 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, तो 28 दिन का होता है मेरे भाई बहन, ठीक है। इसके बाद रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, रुधिर रक्त ब्लड ये सब का इसका क्या होता है, शुरुआत हो जाता है मेरे भाई लोग। इसी रुधिर के साथ अनिषेचित नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो चुका, ठीक है, नष्ट हो चुका अनिषेचित नष्ट हो चुका अंडा योनि मार्ग से बाहर निकाल जाता है। वही जो है योनि मार्ग से मेरे भाई लोग रक्त का स्राव बनकर क्या होता है, बाहर निकाल जाता है। इसे मासिक धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मासिक धर्म कहते हैं। रुधिर स्राव लगभग 4 से 5 दिनों तक होता है। ये है जो इसी को मतलब पीरियड्स भी कहते हैं मेरे भाई लोग, 4 से 5 दिनों तक होता है, ठीक है। मासिक चक्र FSH LH हार्मोन के नियंत्रण में होती है। अच्छा, कौन से हार्मोन के नियंत्रण में होती है, तो FSH LH हार्मोन के नियंत्रण में होती है, ठीक है। तो ये था आप लोग का प्रश्न का उत्तर मेरे भाई लोग। एक खुद से भी आप लोग गर्ल्स लोग इसको लिख सकते हैं मासिक चक्र के बारे में, ठीक है। तो आगे है मेरे भाई बहन लोग चौथा नंबर प्रश्न, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन रेखा चित्र की सहायता से करें, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा, शुक्राणु जनन के निर्माण की प्रक्रिया वह है जो वृषण के अंदर होता है। यह विभिन्न चरणों में होता है, ठीक है। यह विभिन्न चरणों में होता है, जैसे कौन कौन चरण है मेरे भाई में लोग, तो ए में कह रहा है गुणन चरण, जब जर्मिनल एपिथेलियम से बड़ी संख्या में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। बी में वृद्धि प्रवस्था, ठीक है, जिसको दौरान शुक्राणु जनन की वृद्धि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में होती है, ठीक है। क्या होती है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में होती है। और सी में कह रहा है परिपक्वता अवस्था, जिसके दौरान द्वितीयक शुक्राणु कोशिका शुक्राणु और अंत में शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग का चौथा नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न यानी कि 5वां नंबर प्रश्न आ गया, मासिक चक्र क्या है। किसी महिला में मासिक चक्र के दौरान हुए विभिन्न परिवर्तनों का लिखिए, ठीक है। ऐसे तो इसका उत्तर बता दिए हैं, वही सेम टू सेम उसमें से ही आएगा, तो देखिए समझिएगा क्या कह रहा है। मासिक चक्र महिलाओं में होने वाली एक चक्रीय प्रक्रिया है, ठीक है, या क्रिया है, जो यौनारंभ 12 से 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 45 से 50, देखिए यहाँ पे दे दिया गया ना, 45 से 50 वर्ष तक क्या होती है, उम्र तक क्या करते हैं, ये चलती है। जो बात बताएं वही तो लिखना है। पहला मासिक चक्र मीनार्च कहलाता है, ठीक है। पहला मासिक चक्र जो होता है उसे क्या कहते हैं, मीनार्च कहलाता है। जबकि अंतिम बंद होने को मोनोपॉज कहते हैं। जो अंतिम जो होता है मेरे भाई लोग 45 से 50 वर्ष की उम्र में जो कि बंद होने वाला है उसे कहते हैं मोनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मोनोपॉज कहते हैं। एक मासिक चक्र
के पूरा होने में 28 से 30 दिन का समय लगता है। ठीक है, 28 से 30 दिन तक का समय लगता है, जो 3 प्रवस्थाओं में होता है। क्या होता है? तो 3 प्रवस्थाओं में होता है। तो आप लोग का 5वां नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन के बीच अंतर स्पष्ट करिए। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, उत्तर शुरू करना है। शुक्राणु एवं अंडाणु जनन के बीच निम्नलिखित अंतर है। शुक्राणु जनन एवं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं दिए थे मेरे भाई लोग। शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन के बीच निम्नलिखित अंतर है। एक साइड लिख देना है शुक्राणु जनन, यहाँ पे शुक्राणु जनन है मेरे भाई बहनों इधर, और इधर क्या है ये, सॉरी यहाँ पे अंडाणु, पहला में क्या हो जाएगा अंड जनन हो जाएगा, और दूसरा में क्या हो जाएगा शुक्राणु जनन हो जाएगा। तो चलिए सभी के बारे में आप लोग के बताते रहे, देखिए कंफ्यूज नहीं हो जाएगा मेरे भाई बहन लोग, क्या क्या हम बता रहे हैं। पहला शुक्राणु में नहीं, पहला शुक्राणु में नहीं होगा, पहला अंड जनन में हो जाएगा। अंड जनन में पहला क्या होगा, यह अंड निर्माण क्रिया है। ठीक है, अंड जनन क्या होगा, यह अंड निर्माण क्रिया है। अब आ गया ये शुक्राणु जनन में, तो यह शुक्राणु निर्माण की क्रिया है। ठीक है, यह क्या है, शुक्राणु निर्माण की क्रिया है। फिर आ जाइए अंड जनन में, तो इसमें एक प्राथमिक उष्टे से एक अंड का निर्माण होता है, अंड जनन में हो गया। शुक्राणु जनन में आइए, तो इसमें एक प्राथमिक अस्मोटोसाइट से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब आइए अंड जनन में, तो इसमें 2 से 3 पोलर बॉडी बनता है, और लास्ट है शुक्राणु जनन में, इसमें पोलर बॉडी नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, एगो है अंड जनन का, तो एगो है शुक्राणु जनन का, इस प्रकार से 3 को बताया गया है अंतर में। अंतर वाला भी प्रश्न आप लोग का काफी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग के मेरे भाई बहन लोग अति लघु में 14 प्रश्न और लघु में 6 प्रश्न बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं मेरे भाई बहन। अब आते हैं हम लोग, अति लघु भी बात कर लिए, लघु भी बात कर लिए। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे भाई बहन लोग एक ही है शायद, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट ही है, आप लोग जानते भी हैं इस प्रश्न को। जनन क्या है, जनन से क्या क्या लाभ होते हैं, जनन क्या है, जनन से क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा मेरे भाई बहन लोग, जनन एक प्रक्रिया है। क्या है, तो जनन एक प्रक्रिया है मेरे भाई बहन लोग। क्या है मेरे भाई बहन लोग, जनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनक के संतान का निर्माण होता है। ठीक है, हाँ, जीव जनन की प्रक्रिया द्वारा अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, फिर नए जीव की वृद्धि करके जनन की प्रक्रिया को करते हैं। जनन का एक स्पीशीज में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का निरंतरता बनाए रखता है। जनन प्रक्रिया निम्नलिखित है, देखिए आप लोग को साफ शब्द में समझा रहे हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी प्राणी, सभी जीव जंतु अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और फिर उसका संतान वृद्धि करके फिर जनन करके फिर मतलब ये प्रक्रिया चलते रहता है। ठीक है, हाँ, अपने ही जैसे समान जीवों का उत्पन्न करते हैं, उसे जनन कहते हैं। ठीक है, और जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन मेरे भाई बहन लोग 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब आइए अलैंगिक जनन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, जब संतति की उत्पत्ति यानी कि उत्पन्न एकल जनक से होती है। ठीक है, एक जनक से होती है, वह अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें निषेचन नहीं होता, इसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता है। इसे उत्पन्न जीव अपने जनक के समान होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अपने जीव के समान होते हैं इसलिए क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। उदाहरण, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल तथा अनेक पौधे और जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरा में, इसमें क्या कह रहा है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह जनन जिसमें संतान उत्पत्ति करने के लिए 2 विपरीत जन को नर और मादा की आवश्यकता होती है, जैसे मनुष्य में मानव में मेरे भाई बहन लोग, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में लैंगिक अंगों जैसे नर में वृषण व मादा में अंडाशय की आवश्यकता होती है। नर में क्या हो जाएगा, वृषण व मादा में अंडाशय की जरूरत होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जो प्राय उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। ठीक है, उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। अब आइए मेरे भाई बहन लोग, जनन के लाभ है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, इसमें लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। पहला,
अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक व आकारिकी में जनक के समान होते हैं। दूसरा, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान में गुणसूत्र की संख्या जनक के गुणसूत्र की संख्या के समान होती है। तीसरा, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है। इसे विकसित होने वाली संतान विभिन्न वातावरण में अनुकूल होती है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ लीजिए मेरे भाई बहन लोग। अति लघुत्तरीय प्रश्न 14 बताएं, लघुत्तरीय प्रश्न 6 बताएं और 1 बताएं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो 14 और 6 20 और 1 21 प्रश्न बताए हैं मेरे भाई बहन लोग, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा मेरे भाई बहन लोग, बहुत ज़रूरी है। अब आगे आ जाइए, लाइव क्लासेस का टाइम टेबल के बारे में जान लीजिए। पहला, सुबह में 6 AM में लाइव क्लास होती है। लाइव क्लासेस का टाइम टेबल मेरे भाई लोग सुबह 6 AM में। दूसरा, नाइट 9 PM में, रात में 9 बजे सोते हैं मेरे भाई लोग। ये 2 टाइम टेबल का आप लोग कहीं अपना कोई पर लिख लीजिएगा। पहला 6 AM मॉर्निंग में और दूसरा नाइट में 9 PM में होते हैं मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, आगे है इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF के लिए ध्यान दीजिएगा। इसका PDF फ्री लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप गर्ल्स हैं तो 74 88 40 63 49 इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको गर्ल्स ग्रुप में मेरे भाई बहन लोग ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज मेरे भाई बहन लोग इंटरनेट मॉर्निंग में नहीं चल रहा था। 6 बजे आप लोग के इस वीडियो को हम मतलब अपलोड कर लाइव आए थे, लेकिन लाइव नहीं चल रहा था इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड कर दिए हैं। ठीक है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा और सभी फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, किसी भी हाल में आप लोग को पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, तो आज की इस लाइव क्लासेस में इतने, सॉरी लाइव तो नहीं है मेरे भाई बहन लोग, वीडियो जो है रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। डेली लाइव होता है इसलिए लाइव बोल दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेगा मेरे भाई बहन लोग। धन्यवाद, नमस्कार।